हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ इंजीनियर तनवीर अहमद, योर केमिस्ट्री मेंटर एट सेल्सियस इंस्टीट्यूट एंड एनटीएससी का प्लेटफॉर्म। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बोर्ड प्रिपरेशन। अब बोर्ड प्रिपरेशन की जब बात चल रही है तो मैं आपको केमिस्ट्री के जैसे चैप्टर हैं वो करवाऊंगा। बोर्ड के अंदर बेटा आपका जो साइंस का पेपर आएगा उसमें आपको कल पता चल चुका होगा पिछले सेशन में कि कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। बोर्ड के अंदर सबसे बढ़िया स्कोरिंग का जो पैटर्न है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। बट अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आपको अच्छे से करना है तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास में राइटिंग स्किल्स है, मीन्स अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए और आप अगर उस पॉइंट से रिलेटेड यानी उसकी बाउंड्री को फिक्स करते हुए अगर आप उसके बारे में लिख सकते हो देन यू आर गुड राइटर। मतलब बोर्ड में कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का होता है बट आपको एक गुड राइटर भी बनना होगा। ठीक है, तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं आपका मेटल नॉन मेटल्स, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोसीड हम करेंगे वन बाय वन। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और एक्सप्लेन करने के बाद में बेटा, एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो भी यहाँ डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है, इस तरह से। और हाँ, एक मस्ट जो कंडीशन है मेरे साथ में वो ये है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी फॉलो करना है और उसके आगे की कहानी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं स्लाइड्स पे आपको अच्छे से चीजों को करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एलिमेंट्स हैं अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, क्या हो एलिमेंट्स है उनको आप क्या कर सकते हैं, खूब सारे ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें पढ़ना है मेटल नॉन मेटल, तो मैं उसी की बात करूंगा। तो मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल में। तो इसको डायरेक्टली बता दिया कि जो मेटल्स है वो यूजुअली क्या होती है, हार्ड होती है, मेलिएबल होती है और डक्टाइल होती है। दे आर सोनोरस एंड हैव मेटलिक लस्टर। वन बाय वन इनको मैं बताऊंगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस सीधी सी बात ये है। अगर मैं बात कहूं तो जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर भी होती है ये। चलिए आगे मैं बताऊंगा ये सब चीजें, अभी हम इनकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें। फिर आती है नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, वो हार्ड होती है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। से दे डू नॉट पोजेस लस्टर, इस वजह से इनमें क्या होता है, लस्टर, यानी इनमें शाइनिंग नहीं होती है। दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल, रादर दे आर ब्रिटल, ठीक है। न तो मेलिएबल होते हैं ना ये क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्रिटल, ठीक है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की स्टडी को यहां पे करेंगे डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज, मेटल्स क्या होंगे, अब मेटल की मैं बात कर रहा हूं तो दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी वो जो आपके पास में इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी मैं मान सकता हूं कि m है वो क्या होगा, m प्लस n में जाएगा, जहां पे क्या होंगे n इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को
लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इजीली और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया, इट मींस वो क्या है, मेटल्स हैं, दे आर मोस्टली सॉलिड, दे आर मोस्टली सॉलिड पजेसेस हाई डेंसिटी, सॉलिड होती है तो इस वजह से इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस 3 हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती है, और क्या होता है जो डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी बच्चा क्या होती है, m/v, डेंसिटी क्या होती है, m/v। इसका मतलब क्या है, कम स्पेस में अगर आपके पास में इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स अगर ज़्यादा हों तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली इनके जो सॉलिड होने की वजह से जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और कम स्पेस के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। ओके चलिए, और इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन होते हैं या इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ओके, दे हैव मेटलिक लस्टर, इन पे शाइनिंग होती है, मेटलिक लस्टर का मतलब क्या हुआ, मेटलिक इनकी शाइनिंग होना, और दे आर सोनोरस, सीधी सी बात है, सोनोरस का मतलब क्या है, दे रिंग, वे बजते हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी कि आप किसी मंदिर में जाके घंटी को बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन काफ़ी देर तक रहती है और आपको दूर तक सुनाई देता है, वाइब्रेशन की वजह से उसकी जो रिंगिंग है वो काफ़ी देर तक सुनाई देती है। वहीं आप किसी लकड़ी को पीट रहे हो तो आपसे अगर 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो शायद उसको भी पता ना चले। तो ये होता है सोनोरस, ठीक है ना। चलिए, मतलब क्या हुआ, ये मेटलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। दे आर यूजुअली मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, मेलिएबल का मतलब होता है उसकी थिन शीट बना सकते हैं हम, जो भी मेटल है उसका क्या कर सकते हैं, उसकी थिन शीट बना सकते हैं, मतलब उसको पीटोगे तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल ही पतली शीटें इसकी बन जाएगी, और जब पतली शीट इसकी बनेगी तो वो आपके काम आ जाएगी, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, इससे आप वायर बना सकते हो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब पतले पतले वायर इससे बन सकते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो आपने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स जो होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इसका डक्टाइल नेचर। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, आयरन, मरकरी, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम आर मेटल्स। ये जो हैं ये तो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं घर में मदर्स सिस्टर्स, जो होता है वो गोल्ड सिल्वर का होता है। ये कॉपर जो आपके घर के अंदर वायरिंग हुई वहाँ कॉपर वायर्स का यूज हुआ है, बहुत ही अच्छी इनकी स्ट्रेंथ होती है, खैर वो अलग सिस्टम है उनका। और क्या है, टिन, लेड, मरकरी, इनका भी आप देखोगे आयरन, आयरन की तो हर चीज़ आपके घर में है, आप वो देख सकते हो। कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, आजकल तो एल्यूमिनियम की शीट्स भी आती है, आपने वो भी देखा होगा। सोडियम, पोटेशियम, इसके बारे में मैं आपको भी कुछ नहीं कहूँगा कि आपने कहाँ देखा है कहाँ नहीं, टाइम आएगा जब आप अपने आप बताएंगे खुद ही कि सर हमने यहाँ पे ये देखा था। इज दैट क्लियर। यानी यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मेटल, अगर डेफिनेशन आती है 1 नंबर की कि मेटल क्या है, तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो क्या, दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, वो क्या होती है, मेटल्स। 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। अगर ये कह दे आपको 2 नंबर के अंदर कि आप मेटल को डिस्क्राइब करो, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हुए इसकी पहली लाइन को आप करेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि दीज आर द लस्टर, दीज आर द सोनोरस, और ये क्या होते हैं, इसके अलावा डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, बस इतना बताना है, काम हो जाएगा। लास्ट में एग्जाम्पल लिखना ना भूलिएगा। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 में से 2 नंबर। बात आई समझ। अगर बाई चांस आ गया आपके पास में ये 4 नंबर में क्वेश्चन, मान के चलो ये 4 ही 5 नंबर में आ गया, फिर तो बल्ले बल्ले अपनी। क्यों, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, फिर बताओ मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है वो लिखो अच्छे से, है ना। दीज कैन बी बीटन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। और क्या हुआ, डक्टाइल होता है, इट कैन बी मेक द थिन वायर्स, ठीक है ना, इट कैन बी यूज इन द इंडस्ट्रियल यूज। फिर कहता है सोनरस व्हेन इट कैन बी द beaten or it can be pushed by the another metal, then it can produce the sound and that is the metallic sound which we can listen। मतलब समझ रहे हो ना, इस तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी हार्डनेस की, मतलब इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। हार्डनेस क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, मोस्ट ऑफ द, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर
hard. Most of the metals are hard. If you try to cut them with knife, it will not be possible in most of the metals. Most of the metals में ये possible नहीं होगा कि अगर आप उसको चक्कू से काटना चाहें तो, चक्कू से अगर काटना चाहेंगे तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी चक्कू से अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सोडियम पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल, सोडियम और पोटेशियम होती है सॉफ्ट मेटल होती है, इट कैन बी कट विद नाइफ, इनको आप क्या कर सकते हो, नाइफ के थ्रू कट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए हमारे जब एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में आप करते हो तो वहाँ पे जो सोडियम होता है उसको केरोसिन में रखा जाता है, सबको पता होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। जब आप इसको कट करते हो सोडियम को तो वो चक्कू से ही करते हो, ठीक है ना। बस अब बाद में बताऊंगा सब चीजें, और आज ये सारे पत्ते थोड़ी ना खोलने हैं अपने को। मेलिएबिलिटी, ये लो आ गई। मेलिएबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ए मेटल, द एबिलिटी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये लो इसकी डेफिनेशन। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द मेलिएबिलिटी तो आप कह सकते हो द एबिलिटी ऑफ ए मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, यानी इसको आप अगर शीट में बना सकते हो, इसकी शीट बना सकते हो, तो वो क्या होगा, मेलिएबल नेचर होगा इसका। आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। ये आपको पता ही होगा, आयरन की शीट्स होती है घरों के अंदर, जो अपने पास में पीछे अगर आप देखते हो तो कई बार हमारे घरों पे क्या होता है, ऊपर लेंटर वेंटर ना लगा के कच्चा सा अगर हम बनाते हो तो उस पर शीट लगा देते हैं। किसकी होती है वो? स्टील की शीट होती है, या फिर हम उसको क्या है, इसकी भी यूज की जाती है। और कॉपर शीट्स तो जनरली आपके इंडस्ट्रियल यूज में इसका काम आता है। जिंक और एल्यूमिनियम की शीट्स तो आपको पता ही है, आजकल तो दरवाजे जो बनने लगे हैं वो एल्यूमिनियम के, तो वहां पे इसको काम में बहुत ज्यादा यूज आ रहा है। मैग्नीशियम आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ शीट। एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, brass, bronze are used in making the utensils। जो भी हमारे घरेलू काम है उनके अंदर इनका यूज, यूटेंसिल्स का मतलब समझ रहे हो ना, वही चीज है, ठीक है ना। चलिए, ब्रास एंड ब्रोंज आर आल्सो यूज फॉर द मेकिंग स्टेच्यूज। स्टेच्यूज के अंदर इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। ब्रोंज इज यूज फॉर द मेकिंग मेडल्स, है ना। ब्रोंज का मेडल, गोल्ड मेडल, ये जो होते हैं वो मेडल्स के लिए यूज करते हैं इसको। एल्यूमिनियम एंड सिल्वर मेटल्स आर कन्वर्टेड इन फॉइल्स। फॉइल्स जो होती है ना, आजकल गोल्ड और एल्यूमिनियम की फॉइल्स जो आती है, एल्यूमिनियम और सिल्वर की आती है ना, जिसमें रोल बोलते हैं, सिल्वर रोल वगैरह, वो फॉइल की बात करते हैं। इनको फॉइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर द पैकिंग वेयर सिल्वर फॉइल्स आर यूज इन द डेकोरेटिंग स्वीट्स। एल्यूमिनियम की फॉइल जो है वो क्या करती है आपको, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर कन्वर्टेड इन फॉइल्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर द पैकिंग। एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है आपने देखा होगा, उसको पैकिंग के लिए यूज करते हैं हम। किस चीज को अगर आपको पैक करना हो तो आप क्या करते हो, इनको यूज करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर फॉइल की, तो आपने देखा होगा जितनी भी आपकी स्वीट्स आती है, मिठाई, उसके ऊपर कुछ चांदी का वक्र बोलते हैं उसको, है ना, हिंदी में उसको चांदी का वक्र बोलते हैं, उसको लगाया जाता है, ठीक है ना। वो इसी से ही बना होता है। जो पैकिंग के अंदर आप फॉइल यूज करते हो ना, किसी चीज को डालकर उसको ऊपर से पैक कर रहे हो अच्छे से, वो सारे सारे एल्यूमिनियम के फॉइल होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो मैंने ये पढ़ाया है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको बोर्ड्स में क्या लिखना है और आपके बोर्ड्स में क्या आने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा क्या होती है डक्टाइलिटी। क्या डक्टिलिटी की बात की जा रही है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल, ये क्या होती है, मेटल की एक एबिलिटी होती है, ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मैंने पहले बताया था कि डक्टाइलिटी जो होती है वो क्या होती है कि इससे आप इसको जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या इससे थिन वायर्स बना सकते हैं। अगर थिन वायर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या होगी, इसकी डक्टिलिटी नेचर होगी। तो कह सकते हो कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर बात कहूं तो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये क्या होते हैं, वायर इनके बनते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं वो तो हमारे पास में कॉपर और एल्यूमिनियम वाले आते हैं। यस, तो सर हमारे पास में जो ये होते हैं
आयरन वाले वायर हैं वो कहाँ काम आते हैं? कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? कंस्ट्रक्शन साइट पे, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे ना तब आप पहचान पाओगे इस चीज़ को। कंस्ट्रक्शन साइट पे जब आपके जो आयरन रोड्स होती है जिसको आप सरिया बोलते हो, है ना, बीम वगैरह बांधते हैं, तो उन सरियों को आपस में बांधने के लिए इसका बीम का यूज किया जाता है। तो वो बीम बांधने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन्स के क्या करते हैं, तारों का यूज करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। आप देखना अगर कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो जहाँ पे बीम या कॉलम बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे आप सरिया जिसको बोलते हो, है ना, आयरन रोड जिसको बोलते हो, अगर वो आपका यूज हो रहा है तो आप देखना उसको, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर यूजिंग द आयरन वायर्स। ओके, तो आपको ये चीजें वहां देखने को मिलेगी डेली लाइफ में। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आर हाईली डक्टाइल। क्यों? क्योंकि ये हाईली डक्टाइल क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू कॉपर एल्यूमिनियम आयरन। ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मैंने ये बात आपको पहले भी एक बार बताई थी कि जो आपके पास में क्या होता है, आपके पास में जो हम ऑर्नामेंट बनवाते हैं, किसके? गोल्ड के ऑर्नामेंट। तो आप देखो हम क्या कहते हैं, 2 तोले में हार बन जाता है। 2 तोला मतलब 20 ग्राम। हाँ, 2-3 तोले का बन जाता है, वो पतला बनता है, वो अलग बात है। लेकिन आप हार, ये देखो कितना होता है 20 ग्राम, बहुत कम होता है। और उससे देखो आप पूरा आपका जो नेक है, मतलब मदर या सिस्टर जिनका भी आप देखेंगे, उसका पूरा गला उससे भर जाता है। क्यों? क्योंकि उनका डक्टाइल नेचर ज्यादा होता है। आप उसमें देखोगे तो अगर उसका आपने क्या किया, बहुत पतला तार बनाना शुरू करोगे तो 10 ग्राम से आप 2 किलोमीटर तक इतना लंबा आप बना सकते हो। इतना अच्छा इनका डक्टाइल नेचर होता है। यही वजह होती है कि इनसे ऑर्नामेंट बनवाते हैं, और ऑर्नामेंट बनते हैं और इन्हीं से ही। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे प्रोसीड करें। तो अगर आपके पास में डक्टिलिटी के बारे में आ जाए तो आप बता सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, और ये क्या होती है और क्या नहीं होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा, चलिए फिर आता है इफेक्ट ऑफ टैपिंग। टैपिंग का मतलब क्या है? टैपिंग का मतलब है बजाना, यूं टैप करना। तो वो क्या होता है? सोनोरस। उसका मतलब होता है कि उसकी जो रिंगिंग होती है वो क्या होती है? सोनोरस होती है। व्हेन मेटल्स आर स्ट्रक विद ए हार्ड सब्सटेंस, यानी अगर आपके पास में जो मेटल है उसको आप किसी हार्ड सब्सटेंस से क्या करोगे? टैप करोगे, मतलब उसको आप बजाओगे, तो वो क्या करते हैं? दे विल प्रोड्यूस द साउंड विद हार्ड स्टैंड, दे विल प्रोड्यूस द साउंड। ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होती है? वाइब्रेशंस होती हैं। क्या होती है? वाइब्रेशन, मेटलिक वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है? घंटी सुनाई देती है। दे आर सोनोरस। ठीक है। ब्रास एंड ब्रोंज आर हाईली सोनोरस, दे आर यूज इन मेकिंग द बेल एंड गॉन्ग्स। अब मेरी बात सुनो, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल बेल है? इलेक्ट्रिकल बेल है, आजकल सभी के घरों में आने लगी है इलेक्ट्रिकल बेल। ठीक है ना, हमारे घर में भी है। ठीक है, लेकिन आजकल वो तांता छैया छैया वाली बहुत ज़्यादा चल रही है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक आती थी बाहर से, बंदा एक बार यूँ बजा था, वन टन टन। उसमें होता क्या था? उसके अंदर आपके पास में ये जो होता ना, ये ब्रास या ब्रॉन्ज वो लगा होता है, क्योंकि इनकी साउंड प्रोड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। ये क्या करती है भाई, आपने इलेक्ट्रिकल पावर लगाई तो वो पीछे आया और पक करते उसकी स्टक किया, जोर से स्टक किया, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट देयर इज अ मैन और वुमन स्टैंडिंग आउटसाइड योर होम एंड ही और सी इज कॉलिंग। ओके, अगर आपको ध्यान में है या नहीं, शायद आपको पता ही नहीं है। खैर, जब हम बच्चे हुआ करते थे, मतलब आपका तो उस टाइम शायद जन्म भी ना हुआ हो, उस टाइम घंटियां चलती थी। आजकल तो वो कह रहा हूँ ताता छैया छैया वाली चल रही है, वो तो छोड़ो तुम। उससे पहले एक आती थी बेल, आती थी, उसको हाथ से प्रेस करना पड़ता था साइकिल पे। तो उसको करते थे ना, वो ट्रेन 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 ऐसे ऐसे होती थी, तो एक बार बजाते तो कई देर कंपन करती थी। वो सब चीज़ें इन्हीं से ही बने हुए होती थी। आप डेली लाइफ में इनको आजकल तो पता नहीं देखने को मिलती नहीं, उस टाइम पे बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन पता नहीं होता था कि उस टाइम हम साइंस से इतने जुड़े हुए नहीं थे। जब पता चला तब तक वो माहौल ही चला गया। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे लाइव ये सब चीज़ें दिखाता अगर पॉसिबल होता तो, बट मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज
अगर जैसे मुझे टाइम मिलता है देन आई विल शो डेफिनेटली। ओके, तो सोनरस का मतलब यहाँ पर चल गया। तो मतलब अब आपसे अगर कोई कुछ पूछता है किसी भी तरीके से तो आप उसमें ये सब चीजें बता सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलें आगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात आती है बच्चा, किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है? तो इट इज द प्रॉपर्टी, क्या बच्चा? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द मेटल्स। ये उसकी क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू क्या होती है? वहां से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकती है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। और मेटल से बहुत इजीली तरीके से क्या होती है? करंट पास हो सकती है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ रहता है। वो अभी आपके लिए मैं कहा ना, टाइम आने पे हर चीज का आपको जवाब मिलेगा। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लो, आ गया ना? हाँ, यहाँ आ ही गया। खैर, वरना मैं आपको बहुत आगे जाके बताता, वहां पे बहुत सी चीजें कनेक्ट करवा देता। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है जो आप मोबाइल यूज करते हो। हाँ, हेलो, तू इलेक्ट्रॉन बोल रहा है क्या? है ये तेरा मोबाइल है? वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब होता है चलना। एक्चुअल में ये मोबाइल जो वर्ड है, जो आप यूज करते हो ना, सेल फोन्स, ये जो मोबाइल आप यूज करते हो, सेल फोन्स आप जो यूज करते हो, ये बेटा इसका मोबाइल ही नाम क्यों? मोबाइल का मतलब होता है मोबाइलिटी, मोबिलिटी मतलब चलना। यानी इस सेल फोन से, दीज आर द मोबाइल्स, मतलब आप इस चलते हुए बात कर सकते हो। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न इफ यू विल सी दैट दिस इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर सेइंग दैट इट इज द कंडक्टर, मीन्स इट इज फ्लोइंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप पास नहीं हो रही है, दे विल रिक्वायर ए मीडियम टू पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर आपको पता हो तो। अरे अगर वैसे भी अगर आपको कंडक्शन देना है तो आपको मूवमेंट देना जरूरी होगा। अगर मूवमेंट नहीं हुआ, अगर मूवमेंट नहीं हुआ कैरियर का, तो आपके पास में कंडक्शन होगा ही नहीं। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जो आपकी मेटल्स हैं उसमें होता क्या है? आपकी मेटल्स के अंदर बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से आपको क्या मिलता है? कंडक्शन मिलता है, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर का तो देखो अपन वायर यूज करते हैं घरों में, तो इसका तो सीधा सीधा है। जो सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम होते हैं वो भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय द कॉपर, यानी सबसे बढ़िया होता है सिल्वर, उसके बाद होता है कॉपर, फिर होता है गोल्ड, फिर होता है एल्यूमिनियम, और फिर होता है टंगस्टन। मर्करी एंड लेड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। मर्करी और आपके पास में जो लेड है वो क्या होते हैं? उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस पावर है वो ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ में आई आपको? उनकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है। अब बात आती है कि सर अगर हमारे पास में जो सिल्वर है एजी, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हमने उसके वायर्स क्यों नहीं बनाए? बेटा कॉपर का क्या रेट है? देखो, हमें दुनिया में वो सारे, देखो साइंस पढ़ने के साथ साथ हमें क्या होता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स भी सीखना होता है। मतलब एक चीज, वायर जो है आप बना रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पूरे घर की वायरिंग करने में अभी मान लो कॉपर का अगर वायर है और घर थोड़ा बड़ा है, तो मान लो 1 लाख रुपए वायरिंग के लगने हैं, मान के चलना, ठीक है ना? 1 लाख रुपए वायरिंग के। अगर वहीं मैं सिल्वर की बात करूं तो उतनी ही वायरिंग अगर सिल्वर कराऊंगा तो भाई साहब 10 लाख से नीचे तो होनी नहीं है, 10 गुना रेट का फर्क है। समझ में आ रही है बात? तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कॉस्टिंग बढ़ने से मतलब क्या है? कॉस्टिंग बढ़ने का मतलब है कि वही काम तो क्या करेगा? सिल्वर करेगा, वही क्या करेगा? कॉपर करेगा। लेकिन कॉपर 10 गुना कम है, तो थोड़ा बहुत कंडक्शन का काम चल जाएगा, कम ज्यादा हुआ थोड़ा बहुत चल जाएगा। बट जो आपके पास में ह्यूमन बीइंग जो इसका काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी हमें सोचना होता है। अगर आप बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि आपके पास में बेस्ट चीजें बहुत है लाइफ के अंदर। आप कहेंगे कि अरे ये चीज, इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, इससे ये बना दो, इससे ये कर लो। लेकिन उस टाइम आपको जब इंडस्ट्री में आप काम करोगे तब आपको एक लॉ सिखाया जाएगा या आपको एक नियम सिखाया जाएगा हर इंडस्ट्री का कि भैया मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यानी प्रोडक्शन ज्यादा हो और आपका जो
कॉस्टिंग आ रही है वो कम हो। बात समझ पा रहे हो? प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो, जो रिलायबल हो, ठीक है ना, इस पे लोग ट्रस्ट कर सकें, इतना अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्टिंग जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, जितनी कम हो सके उतनी कम आप उसकी कॉस्टिंग लगाओ। जितनी कम कॉस्टिंग में आएगा उतना ही बेटर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि भाई कम कॉस्टिंग होगी तो आप प्रॉफिट वगैरह भी लेना चाहोगे तब भी उसकी कॉस्टिंग कम ही रहेगी। भाई कोई चीज मान लो आपके प्रोडक्शन में 10 रुपए की आ रही है, तो आप जानते हो कि वो मार्केट के अंदर 15 से 20 रुपए तक भी जाएगी सारे खर्चे मिला के। भाई ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके बाद में जो भी आपकी मार्केटिंग वगैरह 20 रुपए में अगर कंज्यूमर तक पहुंचती है तो आराम से कंज्यूमर उसको ले सकता है। बट यही बात है कि 10,000 रुपए की चीज बन रही है और वो 20,000 में या 25,000 तक जा रही है, तो आम आदमी की तो पॉसिबल नहीं है ना वो चीज डेली लाइफ के अंदर यूज करने वालों के लिए। तो ये चीज सिखाई जाती है। तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि जो आपका सिल्वर है वो थोड़ा महंगा होता है तो हम उसका वायर्स में यूज नहीं कर सकते, बट कॉपर जो है एक तो मिलता भी ज्यादा है, सस्ता है, ठीक है, हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है, आज तक कोई फॉल्ट हमें मिला नहीं उसमें, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। लेकिन जब हम ऑर्नामेंट्स पहने हुए होते हैं तो ये भी ध्यान रखना कि झटका लगने का सबसे ज्यादा चांस भी हमें होता है अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसके बाद हमारा है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप चांदी का जो भी चीज पहने होते हैं उसमें कंडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो झटका बहुत जल्दी लगता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। इट इज फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन जो आप आगे जाके सीखेंगे। फिर आती है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी। फिर क्या आती है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन कंडक्ट हीट। अब जल्दी से देखो, हीटिंग भी इनमें बहुत ज्यादा होती है। मेटल जो होती है ना ये हीटअप बहुत जल्दी होती है, यानी गर्म बहुत जल्दी होती है, तो ये इसकी एबिलिटी है। इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन कंडक्ट हीट। ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है। अभी ये हीट प्रोड्यूस करने वाले कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये तो आप नाम याद ही कर लो, ये सब जगह ही काम में आते हैं। गोल्ड, आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है बेटा, ये बहुत जल्दी गर्म भी होती है अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मेटलिक लस्टर का मतलब क्या होता है? जितनी भी मेटल्स होती है वो अच्छे खासी शाइनिंग मारती है, चमकती है वो, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, दे शो मेटलिक लस्टर। मतलब क्या है कि चमकीलापन उनमें दिखाई देता है। तो ये देखोगे, ये क्या होता है? गोल्ड, AU क्या होता है? क्या होता है? गोल्ड। AG क्या होता है? सिल्वर होता है। PT क्या होता है? प्लेटिनम होता है। अच्छा ये पता है तुम्हें प्लेटिनम कहाँ पे? अगर आपको पता हो तो प्लेटिनम है कहाँ पे अभी, अगर वैसे किसी ने ध्यान दिया हो तो? सल्लू भाई, अपने सोलोमन भाई, उनके हाथ में देखना, उनके हाथ में जो है, जो ब्रासलेट है, वो ब्रेसलेट किस चीज का बना हुआ है? वो प्लेटिनम का है। अब उसकी कहानी क्या है वो छोड़ो, उसकी टेंशन मतलब वो कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, खैर, लेकिन जो उनके हाथ में है वो प्लेटिनम का है, ऐसा मेरे सुनने में आया था। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है? प्लेटिनम की है। यानी ये ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है, एक तरह से मान सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। प्लेटिनम गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने वाली बात है कि ये जितनी भी आपकी मेटल्स हैं ये सारी आपके क्या काम आती है, किस चीज़ के अंदर? जब आप इसको करते हो। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ें हो गई एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। मैं आपके सामने एक बार टाइम दे रहा हूँ आपको, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट शुरू करें। अब आते हैं आपके पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, क्या होते हैं ये? अगर मैं बात करूं, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं। स्लाइड आगे पीछे कहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं अब। ठीक है, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी मेटल की, नॉन मेटल की इसकी जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
तो दीज ऑक्साइड्स आर बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। इनका क्या होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर होता है। एम्फोटेरिक के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं बेटा, एसिडिक और साथ में कौन सा है, बेसिक इन नेचर होता है। तो देखो बच्चा, जो एसिडिक ऑक्साइड होंगे वो कौन से होंगे और बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे वो देख लो। एसिडिक ऑक्साइड तो जैसे आपके पास में ये हो गया Na2O, CaO। क्यों, क्योंकि जब इनको आप किसी बेस से रिएक्ट विद बेस, अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं किसी बेस के साथ में, ये क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी ये एसिडिक नहीं, अरे ये गलत हो गया, खैर एक मिनट जल्दबाजी में गलत लिखा दिया गया। एसिडिक कौन से होंगे, एसिडिक का मतलब हो गया आपके पास में हो गया P2O3, ठीक है, N2O3 लाइक दैट। यानी ये P ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक वाले वो क्या करेंगे, एसिडिक। और बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक नेचर के इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इतना याद नहीं है ना S और P ब्लॉक, तो आप जनरली जो इसके लिए बोला जाता है वो सुन लो। एसिडिक कौन से ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। सुनो, एसिडिक ऑक्साइड होंगे आपके पास में जो नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा। और आपके पास में बेसिक ऑक्साइड कौन से होंगे, जो कि आपके मेटलिक ऑक्साइड होंगे, मेटलिक ऑक्साइड होंगे। ठीक है, ये आप याद कर लो। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। एम्फोटेरिक क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके पास में एसिडिक ऑक्साइड होगा, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ नहीं करेंगे। और जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ नहीं करेंगे, सेम नेचर को। लेकिन ये एम्फोटेरिक क्या होते हैं, ये एसिडिक और बेस दोनों होते हैं, सामने वाले पे डिपेंड करता है कैसा है, दोनों के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। दे रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सबको पता हो कि एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर दोनों बनता है। सब मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, Al2O3 हो गया, ये क्या है, एम्फोटेरिक है। ये दो आप याद कर लेना अच्छे से। जेडेनो को जब हमने एसिडिक के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या बना, ZnCl2, ये क्या है आपका सॉल्ट है, ये बन गया वाटर। अगर जेडेनो को मैं NaOH, यानी अब इसकी तरह करा रहा हूं, ये क्या है आपका बेस है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है जेडेनो, अब ये एसिड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। यहाँ जेडेनो किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ ये बेस की तरह काम कर रहा है। और HCl है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड। तो सामने वाला क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट जो बना है वो क्या है आपका सॉल्ट है, उसके साथ क्या बन गया, वाटर। इट्स ए क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे करते हैं, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। यानी एसिड के साथ में जब भी रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड इसका मेटल ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड का मैंने कह दिया कि मेटल जो ऑक्साइड होती है वो सारी की सारी क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। ये चीज है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब जेडेनो, ये मेटल है, जेडेन जिंक क्या है, मेटल है, तो इसका एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एज वेल एज बेस, ये चीज बता दी है। ये लो आपके पास अगर देखोगे ये सारी की सारी क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। और ये मेटल ऑक्साइड होने की वजह से, मेटल ऑक्साइड होने की वजह से ये कैसा नेचर है इनका, बेसिक नेचर है। क्या है बेटा, बेसिक नेचर। यहाँ पे ये जेडेनो भी क्या एम्फोटेरिक है, लेकिन HCl आ गया साथ में, HCl आ गया तब ये किसकी तरह काम करेगा, ये भी बेस की तरह काम करेगा। और जैसे आपने देखा कि इन्हों को आपने क्या HCl और इनके साथ में एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, सीधा सा फंडा है, सॉल्ट और वाटर बना देना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी ये Na2O और HCl की जब रिएक्शन हो रही है तो Na2O किसकी तरह काम कर रहा है, तो ध्यान रखना जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, वो है बेसिक इन नेचर। तो अगर आपसे कोई 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप इनसे ये चीजें कर सकते हो। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
चलें आगे, ठीक है। चलिए, अब आती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। अब इनको क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी, जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी मेटल क्या हो, एक्टिव हो। एक्टिव मेटल का मतलब क्या, जो रिएक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर जाए, जरूरी तो ऐसा नहीं है। तो इनके लिए एक सीरीज बनाई गई जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, यानी इनको उस सीक्वेंस में रखा गया जहां पे सबसे मोस्ट एक्टिव, मतलब जो रिएक्ट ज्यादा करेगी, फिर उससे कम रिएक्टिव, इस तरह से। यानी इसको इस तरह से रखा गया है, एक्टिव टू इनएक्टिव मेटल्स के सीक्वेंस में रखा गया है, और इस सीरीज को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव सीरीज, ठीक है ना। मेटल, द सीरीज ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग सीरीज जो है वही क्या होती है आपकी, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द मेटल एट द टॉप आर द मोस्ट रिएक्टिव, वेयर इज द मेटल एट द बॉटम आर लेस रिएक्टिव। द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, द मेटल अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी है वो सारी की सारी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और जब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो बच्चा वो क्या करेगी, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर आप इनकी रिएक्शन करवाओगे, डाइल्यूट एसिड के साथ में जब इनकी रिएक्शन कराओगे तो वो एसिड से H2 गैस निकाल देगा। क्या करेगा, H2 गैस निकाल देगा, और वाटर। मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये फिर डाइल्यूट एसिड से इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को। देख सकते हो इसमें क्या है, ये रहा हाइड्रोजन। तो ऊपर देखो ये वाली जो है ये क्या है आपके पास में, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव देन, ये सारा ही आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया बेटा, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास में डाइल्यूट एसिड है तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड कुछ भी डाल लेना, वो क्या करेंगे, वो H2 को रिप्लेस नहीं, मतलब हाइड्रोजन से एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी है, पोटेशियम है, और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है, वो गोल्ड है, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर में कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, वो होगी आपकी कौन सी, पोटेशियम। और लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है, वो होती है कौन सी बच्चा, गोल्ड। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सब पॉइंट है, ये पॉइंट 1 बाय 1 आपसे किस में पूछे जा सकते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप ध्यान में रखते हुए अपनी NCERT से इन चीज़ों को करना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।